नमस्कार, 11 की गर्जना देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत टिहरी से आ रही खबर के साथ। वहां के छतियारा खवाड़ा रोड पर चट्टान गिरने की खबर है। सड़क पर बड़े बड़े पत्थर आने से रास्ता बंद हो गया है और रास्ता बंद होने से वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। रास्ता बंद होने से 32 गांव के लोग परेशान बताए जाते हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इससे रास्ता भी बंद है। ये भी आप बहुत साफ देख सकते हैं। देखिए वाहन रुका हुआ है। 32 गांव के लोग इस रास्ते के बंद होने से परेशान हो गए। टिहरी की तस्वीर है ये। छतियारा खवाड़ा रोड पर यह चट्टान गिरी है, बड़े बड़े पत्थर और इनकी वजह से रास्ता बंद, लंबा जाम वहां पर और रास्ता बंद होने से 32 गांव के लोग परेशान। एक दो नहीं, कुल 32 गांव के लोग परेशान हैं। परेशानी का अंदाजा आप लगाइए, इसलिए इसका जल्दी से जल्दी क्लियर करना कितना जरूरी है इसको समझा जा सकता है। बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं सड़क पर। छतियारा खवाड़ा ये इलाका, रोड जिस पर चट्टान गिरी है और रास्ता ब्लॉक है, वाहन इधर उधर फंसे हुए हैं। 32 गांव के लोग परेशान इस रास्ते के बंद होने की वजह से। देखिए आप, दोनों ओर वाहनों की कतारें लगनी शुरू हैं। जल्दी से जल्दी इसे क्लियर करना होगा ताकि लोगों को राहत मिल सके, न सिर्फ यात्रियों को बल्कि 32 गांव के लोगों को जिनको अपने अपने कामों की वजह से बाहर निकलना पड़ता है। टिहरी की तस्वीर। अगली अपडेट गोंडा से है। पुलिस कार्यालय में मृतक ने गुहार लगाई है। जी, मृतक ने गुहार लगाई। बुजुर्ग ने फाइलों में जिंदा करने की मांग की है अपने आप को। पत्नी पर साजिश करके मृतक घोषित करवाने के आरोप लगाए हैं इस बुजुर्ग ने। सरकारी फाइलों में सुरेंद्र को मृतक घोषित कर दिया गया है। जी, खबर गोंडा से है। एक कागजों में मृत व्यक्ति ने खुद को जिंदा करने की गुहार लगाई है पुलिस कार्यालय में। कहा है मुझे फाइलों में जिंदा कर दीजिए, मेरी पत्नी ने साजिश करके मुझे मृत घोषित करवाया है। सरकारी फाइलों में सुरेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। कागजों में जिंदा होने के लिए सुरेंद्र कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पत्नी पर ही साजिश करने की बात उन्होंने कही है और पुलिस कार्यालय में जाकर कहा है कि मुझे आप जिंदा बताएं, जिंदा कागजों में दिखाएं। मेरी पत्नी ने साजिश करके मुझे डेड डिक्लेयर करवा दिया कागजों में। यह भी हो रहा है। यह गोंडा का मामला है। कैसा यह निरीक्षण होता है, कैसे कागज तैयार किए जाते हैं, कैसे उन्हें वेरीफाई किया जाता है, कौन से अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस तरह का वेरिफिकेशन करते हैं और जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाते हैं, यह बड़ा गंभीर मामला है। पुलिस कार्यालय में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग शिकायत लेकर पुलिस कार्यालय पहुंचा। पुलिस कार्यालय पहुंचने के बाद पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। फिलहाल पूरे मामले में जब अपर पुलिस अधीक्षक ने शिकायत को गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद संबंधित सर्किल कर्नल के सर्किल ऑफिसर को जांच सौंपी है। जांच के दौरान जो बुजुर्ग है वो पुलिस अपेक्षा में रहेगा। पूरा प्रकरण थाना कटरा बाजार क्षेत्र के चक्सिरिया गांव का रहने वाला है, जहां पर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति और के साथ उसके जो पत्नी और बच्चों ने पूरी कहानी की पटकथा लिखते हुए जमीन हड़पने का प्रयास किया। पत्नी ने फर्जी मृत प्रमाण पत्र बनवाया और उसी बेस के आधार पर लेखपाल कार्रवाई की और उसी कार्रवाई पर उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी। पूरे प्रकरण की जब खुद बुजुर्ग सुरेंद्र को जानकारी हुई तो वो अधिवक्ता से मिला, लोगों से राय लिया और राय लेने के बाद खुद जिंदा होने की सबूत लेकर पुलिस कार्यालय पहुंचा। पुलिस कार्यालय पहुंचने पर शिवराज प्रजापति और पुलिस अधीक्षक ने पूरे प्रकरण की गहनता से प्रश्नपत्र को सुनने के बाद पूरे प्रकरण की जांच अब संबंधित क्षेत्राधिकारियों को सौंप दी है। एबीपी गंगा की टीम ने पीड़ित सुरेंद्र से बातचीत की और उसने हमें बताया कि उसके साथ पत्नी ने ही साजिश की है और वो जमीन हड़पना चाहती है। किसी तीसरे के इशारे में उसने ऐसा किया है। मृतक दिखाकर हमारा खेत पात अपने नाम करवा लिया है, मारत भगाव थे सब और खाना पानी नहीं देते, कहते तुम्हारा हो भाग जाओ। हमारे औरत और लड़के बच्चे और ये राम विश्वास करवाए नहीं। कुल गांव के प्रधान। राम विश्वास कौन है? राम विश्वास गांव में प्रधान रहे पहले। कारण साहब वो चालबाज औरत है, दूसरे के लाइन पर चलती राम विश्वास के।
हम चाहते हैं साहब खेत पात हमारे नाम हो जाए और मारे भगावे ना, वो सब है वो मारती है भगाती है, खाना नहीं देती है और खेत पात वरासत करवाया है अपने नाम। सारी बात आपने सुरेंद्र की सुनी। पीड़ित सुरेंद्र गोंडा में थाना कटरा बाजार के चंकसेरिया गांव के निवासी हैं। जब ये पुलिस कार्यालय गए तो अपर पुलिस अधीक्षक ने इस मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने पीड़ित सुरेंद्र का बयान दर्ज कराया और अपर पुलिस अधीक्षक ने सारे मामले की जांच के आदेश दिए। जांच होने तक पुलिस ने सुरेंद्र को वृद्धाश्रम में रखा है। इनके द्वारा बताया गया कि इनको इनके पारिवारिक जनों ने मृत दिखा करके इनकी ज़मीन को अपने नाम वसीयत करा ली गई है, वसीयत का नामांतरण करा लिया गया है। तो इस प्रकरण के लिए सीओ कर्नलगंज को जांच दी गई है और उनके द्वारा जांच की जा रही है और इसमें जो तथ्य आएंगे, हालांकि इनके द्वारा जो और कागजात दिखाए गए हैं उसमें एक जगह लिखा पाया गया है कि 2018 में इनके परिजनों के द्वारा इनको मृत दिखा करके जो अपने नाम ज़मीन करा ली गई है वो त्रुटिपूर्ण है। तो हो सकता है इसके सुधार किया गया हो, फिर भी पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर है, उमेश पाल हत्याकांड के शूटर्स के खिलाफ आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। आज शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर को गिराए जाने की तैयारी है। दोपहर 12 बजे के करीब बुलडोजर की कार्रवाई वहां पर शुरू हो सकती है। प्रशासन ने पूरा मुफ्ती इलाके में गुड्डू मुस्लिम के एक नए घर की तलाश की है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। पूरा मुफ्ती इलाका प्रयागराज का, जहां पर इस घर का पता लगाया गया है और वहीं पर बुलडोजर गरजेगा। आज वक्त बताया जा रहा है दोपहर तकरीबन 12 बजे। गुड्डू मुस्लिम शूटर आपने देखा होगा, इसी ने बम मारे, भागते हुए सिपाही पर भी, अंदर भी, गली में भी, और अब आज इसके घर को गिराए जाने की तैयारी प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में। एक नए घर की तलाश है गुड्डू मुस्लिम के और वहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। 12 बजे वक्त बताया जा रहा है। कल शूटर गुलाम हसन के घर को रसूलाबाद में जमींदोज किया बुलडोजर ने, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज गुड्डू मुस्लिम के पूरा मुफ्ती इलाके में मौजूद घर को बुलडोज किए जाने की तैयारी है दोपहर 12 बजे। हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में कौन है शूटर गुड्डू मुस्लिम और उसका घर चिन्हित किया गया है प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में। तो उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों पर आज भी बुलडोजर चलेगा। जी, शूटर साबिर के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर, दो लोगों के घरों पर आज बुलडोजर चल सकता है। कल गुलाम हसन के घर पर बुलडोजर चला था, ये देखिए आप। थैले में इसने बम रखे हुए थे और उनसे निकाल कर ये बम चला रहा था, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं। आतंक मचा के रखा इस शूटर ने, ये देखिए आप। अपने चारों तरफ इसने बमों की बरसात कर दी। नाम गुड्डू मुस्लिम, ये शूटर अतीक अहमद का, इसका घर चिन्हित किया गया है प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में। संगम नगरी प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में बुलडोजर एक्शन का पार्ट 2 आज भी जारी रहने की उम्मीद है। कल पहले दिन शूटर गुलाम हसन के घर पर बुलडोजर चला था, उसका घर शहर के रसूलाबाद इलाके में था, और आज दूसरे दिन गुड्डू मुस्लिम या साबिर नाम के किसी शूटर के घर पर बुलडोजर चल सकता है। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण में, जहां आप देख सकते हैं कि आज दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन को लेकर खासी गहमा गहमी है। विकास प्राधिकरण के 3 बुलडोजर तैयार हैं ध्वस्तीकरण के लिए, चाहे शूटर साबिर हो या फिर गुड्डू मुस्लिम, किसी एक के घर पर यह कार्रवाई की जानी है। तमाम अधिकारी सुबह 9 बजे से पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम अधिकारियों की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। आम दिनों में जो अधिकारी हैं प्रयागराज विकास प्राधिकरण के, वो सुबह 10:30 बजे या 11 बजे के बाद ही दफ्तर में पहुंचते हैं, लेकिन चूंकि आज कार्रवाई होने की संभावना है, इसके मद्देनजर जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। अधिकारी इस वक्त होमवर्क कर रहे हैं। शूटर गुड्डू मुस्लिम और इसके साथ साथ जो साबिर है, इन दोनों का घर प्रयागराज के पूरा मुफ्ती इलाके में पड़ता है।
वहीं पर कार्रवाई की जानी है। आज किसी एक शूटर के ही घर पर कार्रवाई होगी और जो जांच टीमें हैं कोऑर्डिनेशन करने के लिए, चाहे प्रयागराज विकास प्राधिकरण की हों, चाहे नगर निगम की हों, इसके साथ साथ पुलिस और जिला प्रशासन के जो लोग हैं, सभी को जो है प्रयागराज के धूमनगंज थाने पर दोपहर 12 बजे इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। दोपहर 12 बजे धूमनगंज थाने से ही जो टीमें हैं वो जो जिस जगह पर तोड़फोड़ होनी है, जिस जगह पर बुलडोज़र चलाया जाना है, वहां पर पहुंचेंगी। तो दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो सकती है और बहुत मुमकिन है कि आज शूटर साबिर या गुड्डू मुस्लिम में से किसी एक के घर को गिराया जा सकता है। दोनों ही शूटर इस वारदात में सीधे तौर पर शामिल थे। दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है और दोनों अतीक अहमद गैंग के शार्प शूटर हैं। साबिर शूटिंग का काम करता है, वो ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो गुड्डू मुस्लिम है, वो गुड्डू मुस्लिम बमबाजी में उसे महारत हासिल है। तो आज भी बुलडोज़र कार्रवाई जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और आइए आपको बताते हैं कि अब तक उमेश पाल हत्याकांड में किस किस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। 1 मार्च 2023 जफर अहमद का घर गिरा दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। कहा जाता है कि अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति थी और इसी में किराए पर रह रहे थे शाइस्ता परवीन और उनके बेटे। 2 मार्च 2023 को सफ्दर अली पर कार्रवाई हुई। ये हथियारों की सप्लाई करता था, ऐसा आरोप था सफ्दर अली पर। 2 मार्च को घर गिरा दिया गया। 3 मार्च को 2023 को माशूक उद्दीन की हवेली पर वार किया गया। ये लगातार 3 दिन एक्शन हुए, 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च। और फिर थोड़ा गैप हुआ। 20 मार्च को 2023 को यानी कि बीते कल शूटर गुलाम हसन के घर पर प्रहार किया गया। पुराना घर था, लगभग 1.5 घंटे में इसे जमींदोज कर दिया गया रसूलाबाद इलाके में प्रयागराज के। और आज भी एक्शन होगा। गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है और शूटर साबिर के घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। और जैसा कि हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन बता रहे थे कि दोनों में से किसी एक शूटर के घर पर यह एक्शन लिया जाएगा। ये टीम होमवर्क करके तय कर रही है कि आज बुलडोजर इन दोनों शूटर्स में से किसके घर पर चलेगा। गुड्डू मुस्लिम को बमबाजी करते देख सकते हैं आप सीसीटीवी फुटेज में, जबकि साबिर शूटिंग कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ राजनीतिक खबरों की चर्चा करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति सामने आ रही है। दलित वोट बैंक के सहारे साइकिल दौड़ाने की और तेज दौड़ाने की उनकी तैयारी है। अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन को चेहरा बनाया गया है। लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के मंच पर मौजूद थे अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन। अखिलेश यादव के साथ मंच पर अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन दोनों मौजूद थे। इनको चेहरा बनाकर अंबेडकरवादियों को और लोहियावादियों को मिलाकर चुनाव लड़ने की तैयारी है लोकसभा 2024 का अखिलेश यादव की। और अगर दलित वोट बैंक का एक साइजेबल चंक उनके पास आता है, समाजवादी पार्टी के पास आता है, तो उनकी गणित यह बता रही है कि इससे जबरदस्त लाभ होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं रामजी लाल सुमन की और अवधेश प्रसाद की, जो कि वहां मंच पर मौजूद थे, आप देखिए। और इन दोनों को सामने रख के दलित वोटों को साधने का प्रयास राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने साथ स्थान दिया, अपने साथ बैठाया अखिलेश यादव ने। अंबेडकराइट्स और लोहियावादी इन दोनों को साथ लाने की योजना है। आइए अब आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि दलित प्लान क्या है अखिलेश यादव का। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति है। दलित वोट बैंक के सहारे साइकिल को दौड़ाने, बल्कि तेज दौड़ाने की तैयारी है। जितनी रफ्तार है उससे ज्यादा करने की तैयारी है। अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन को इसके लिए चेहरा बनाया गया है। लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने की यह शुरुआत है। अखिलेश यादव की दलितों के 5 से 6% वोटों पर नजर। 2024 चुनाव के लिए सपा में युवा दलित नेताओं को तवज्जो दी जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मंच पर मौजूद थे अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन। अखिलेश यादव के साथ मंच पर ये दोनों मौजूद थे। पासी समाज से आते हैं सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन की दलित वोटों में अच्छी पकड़ है। मुलायम के बहुत करीबी रहे हैं अवधेश प्रसाद और रामजी लाल सुमन।
और मुलायम सिंह यादव के समय में भी दोनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे शामिल। ये भी महत्वपूर्ण बात है। मुश्किल वक्त में भी दोनों नेताओं ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा और इसीलिए अब इनके चेहरे को आगे रख के दलितों के कम से कम 5 से 6% वोटों पर निशाना लगाने की तैयारी अखिलेश यादव की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी है। कई मामलों में यह बदमाश फरार चल रहा था। बदमाश के पास से तमंचा और गाड़ी बरामद की गई है। रायबरेली के सलोनी इलाके में यह मुठभेड़ हुई। जी, रायबरेली से खबर है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर, बदमाश को गोली लगने की खबर, तमंचा और गाड़ी इस बदमाश से पुलिस ने बरामद की है। कई मामलों में यह वांटेड था, फरार चल रहा था। तमंचा और गाड़ी इससे बरामद की गई है। रायबरेली के सलोन इलाके में मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ इस बदमाश की। तो यह ताजा अपडेट रायबरेली से, मुठभेड़ की खबर पुलिस और बदमाशों के बीच में। कई मामलों में वांटेड था, फरार चल रहा था बदमाश और उसके पास से तमंचा और गाड़ी पर। आप देखिए मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें, जब इसे हॉस्पिटलाइज कराया गया, इसके पैर में गोली लगी है मुठभेड़ में। बड़ी खबर है, 2024 चुनाव से पहले आरएसएस की बड़ी तैयारी है। सामाजिक समरसता के जरिए दलित और मलिन बस्तियों में पैठ बढ़ाने में जुटा हुआ है आरएसएस। आरएसएस का दलित महापुरुषों से जुड़े आयोजनों पर फोकस है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांव और शहरों में सामूहिक पूजन का आयोजन करेगा। शिव मंदिरों में जलाभिषेक, सफाई कर्मियों का सम्मान का भी कार्यक्रम है। वाल्मीकि, भीमराव अंबेडकर और संत रविदास जयंती पर गांव में कार्यक्रम का भी आयोजन है। सामाजिक समरसता का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की सभी जातियों को जोड़ना है और इसके लिए आरएसएस के प्रयास लगातार दिखाई दे रहे हैं। उनके जो लीडर्स हैं उनके बयानात में यह बात साफ साफ दिखाई दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है। वहां पर कृषि यंत्रीकरण योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। एबीपी गंगा के साथ वो अहम सबूत एबीपी गंगा के हाथ लगे हैं, जिसके बाद घोटाले की परत दर परत खुलने लगी है। दरअसल आधुनिक खेती में किसानों की तकनीकी मदद के लिए सरकार कृषि यंत्रों पर तकरीबन 12 लाख की सब्सिडी देती है, लेकिन घोटाले में सामने आया कि एक ही परिवार के कई लोगों को सब्सिडी दे दी गई और यही नहीं, बिना कृषि यंत्र खरीदे ही बिल बनवाकर भेज दिए गए। किसानों के नाम पर और कृषि यंत्रों के नाम पर घोटाला। सगे भाइयों और पति पत्नी को यह दिया गया, बिना कृषि यंत्र खरीदे ही बिल बनवाकर भेजे गए। अधिकारी कह रहे हैं दोषियों पर कार्रवाई होगी। तो किसानों के नाम पर घोटाला। हमारे साथ मौजूद हैं संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार जी। उनसे बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर, ये पूरा मामला क्या है? एक्चुअली ये जो यंत्रीकरण योजना चल रही है, मैकेनाइजेशन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, इसमें सभी जो बड़े यंत्र हैं और छोटे यंत्र बांटे जाते हैं। तो इसमें अभी तक जो जांच चल रही थी तो उसमें दूसरे जिलों से सत्यापन अधिकारी आए थे, तो उसमें मेरे संज्ञान में जो है अभी जांच हो गई है और उनको रिपोर्ट भेजनी है। तो जैसे ही आ जाएगी मैं आपको अवगत करूँगा। ये योजना क्या है और इसका कितना लाभ मिलता है किसानों को, क्या कितनी सब्सिडी दी जाती है? इसमें दो चीज़ें हैं। फार्म मशीनरी बैंक मिलते हैं जिसमें टोटल 12 लाख का प्रोजेक्ट होता है और उसमें 4 यंत्र जो है इंस्टीट्यूट के लिए जाते हैं, बाकी मैकेनाइजेशन के लिए जाते हैं। इसमें जैसे ट्रैक्टर है, रिवर्सिबल प्लाऊ है, हैप्पी सीडर है, कल्टीवेटर है और रोटावेटर है। अन्य यंत्र जो भी हैं वो किसान ले सकता है। उसमें मुख्य रूप से 4 यंत्र जरूर जो है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के पराली प्रबंधन के होते हैं उनको लिया जाता है। एक चीज़ और सामने आई है कि क्योंकि ये पूरे जिले की योजना थी, लेकिन ये 2-3 ब्लॉक में समेट दी गई। नहीं, इसमें हमें ये कहना है कि चूँकि ये जो योजना है वो पोर्टल से या डिजिटल तरीके से चलती है, तो जो पोर्टल पे किसान अपना कर देता है उसको वो मिलता है। अब इसमें ये है कि हमें एडवर्टाइजमेंट प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और प्रचार प्रसार हम लोग करते भी हैं।
और वहीं इस पूरे मामले पर बरेली मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बताइए कि पूरा मामला क्या है? कृषि विभाग में जो यंत्र आते हैं किसानों को दिए जाते हैं, उसको सब्सिडी होती है। इसमें एक बहुत बड़ा खेल हुआ कि एक ही परिवार में 2-2, 3-3 लोगों को यंत्र दे दिए गए, जबकि एक परिवार में एक कोई दिया जाता। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, जिसकी मुझे जानकारी हुई तो मैंने इसकी शासन स्तर पर जांच कराने के लिए कहा और उस पर जांच बैठ गई है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं, किसान एक तो वैसे ही परेशान है, तो किसान को जो किसानों को इसके फ़ायदा मिलता है सब्सिडी का, वो चंद लोगों में एक बड़ा खेल किया गया। एक ही परिवार में 2-2, 3-3 चीज़ें दे दी गई और वो मिल बांट के सब खाया गया है। तो इसी की हमने शिकायत की थी, जिस पर जांच सेटअप हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि जांच निष्पक्ष तरीके से होगी। इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।